What's up guys? Welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well-wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टाफिंग की मीनिंग समझ ली थी, उसके इम्पोर्टेंस समझ लिए थे और हमने सारी ही प्रोसेस जो है स्टाफिंग की वो हमने कंप्लीट करनी थी। आज हमें स्टार्ट करना है एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग के साथ, तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेटा, वो हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में हमें तीन चीजें कंप्लीट करनी है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैम ये सारी चीजें तो प्रोसेस में भी हम पढ़ के आए हैं, तीनों ही चीजें प्रोसेस में थी। हाँ बेटा, ये तीनों ही चीजें प्रोसेस में भी थी और ये ही तीन एलिमेंट्स है स्टाफिंग के। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनको डिटेल में पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो हम वन बाय वन आज हम रिक्रूटमेंट को खत्म करेंगे और बाकी का बचे दो, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। देखो, रिक्रूटमेंट आप सब समझते हो, रिक्रूटमेंट क्या होता है। मैंने आपको जब प्रोसेस समझाई थी तब मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट क्या होता है। कैंडिडेट्स को इंड्यूस करना, एनकरेज करना, अट्रैक्ट करना, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना, वो क्या है, रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं होता, रिक्रूटमेंट सिर्फ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं बेटा, वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, हमारे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैम रिक्रूटमेंट के बेटा दो सोर्सेस होते हैं। जब आप रिक्रूटमेंट करोगे तो आपको इसमें पढ़ना है, रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस हैं। या तो आप रिक्रूटमेंट इंटरनली करोगे या तो आप रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल करोगे। मैम क्या मतलब बेटा, देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई एम्प्लॉय की जरूरत है तो आप क्या करोगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई एम्प्लॉय जो कि आपको लगता है कि हाँ इस जॉब के लिए कैपेबल है, आप उसको हायर कर लोगे। ठीक है, या फिर एक्सटर्नली करोगे। एक्सटर्नली का क्या मतलब होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी एम्प्लॉय को, किसी कैंडिडेट को हायर करोगे। तो समझ गए क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो वन बाय वन समझाती हूँ। सबसे पहला आएगा इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, व्हेन अ वैकेंसी इज फिल्ड बाय सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय से उस वैकेंसी को फिल किया जाता है बेटा, एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, तो वो क्या होती है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट। द टू मेन मेथड्स यूज्ड आर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अब देखो, ये तो हम समझ गए मैम रिक्रूटमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, या तो हम इंटरनली करेंगे या तो हम एक्सटर्नली करेंगे। ठीक है, या तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी कैंडिडेट को चूज करेंगे या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम बाहर से कोई कैंडिडेट को एम्प्लॉय लेकर आएंगे। अब मैम समझ गए। अब इंटरनली बेटा दो चीजें हो सकती हैं, दो सोर्सेस होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। अगर आप अंदर ही रिक्रूटमेंट करोगे तो आप दो काम कर सकते हो किसी एम्प्लॉय के साथ, या तो आप उसका प्रमोशन कर दो या फिर आप उसका ट्रांसफर कर दो। आई होप कि आप दोनों ही चीजें समझते हो क्या होता है। देखो मैं समझाती हूँ। प्रमोशन क्या होता है बेटा, प्रमोट कर देना। मान लो जैसे कि अभी आप सीईओ था, कोई एम्प्लॉय था आपका, कोई कैंडिडेट था जो कि सीईओ था। अब आपने क्या किया, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मेंबर की कमी दिखाई पड़ी। आपको लगा कि हाँ ये बंदा कैपेबल है मेरा, इस काम को अच्छे से कर सकता है, तो आपने क्या किया, उस सीईओ को उठाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लिया। तो वो तो क्या हो गया, प्रमोशन। प्रमोशन में ज्यादा पे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ज्यादा पावर्स, ज्यादा अथॉरिटी, सब कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, तो या तो आप प्रमोशन कर दो तब आपकी जॉब फिलफिल हो जाएगी। मान लो कोई ऐसा दो कैंडिडेट्स थे जो कि मैनेज कर सकते थे, तो आपने किसी और दूसरे को उठाकर सीईओ बना दिया और जो सीईओ था जहां उसको आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लिया, मेंबर्स में गिन लिया, तो आपका काम हो गया। तो या तो आपने प्रमोशन किया या फिर आप क्या कर दो बेटा, ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर में बेसिकली क्या होता है कि आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात चल रही है, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब किसी एम्प्लॉय को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करते हो कि भाई यहाँ पर मान लो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर की जरूरत है और आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट में कोई दो बंदे ऐसे हैं जो कि चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि दो मैनेजर हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे कि सेल्स डिपार्टमेंट जो था वहां से आप एक कैंडिडेट को, एक मैनेजर जो था उसको लोगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दोगे। वहां पर कोई भी चेंज नहीं आता, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम पे, सेम पावर, सब कुछ सेम होता है। ट्रांसफर में, प्रमोशन में आप प्रमोट कर दिए जाते हो, एज ए सीनियर काउंट होने लगते हो। समझ गए क्या है प्रमोशन और ट्रांसफर। तो दो ही इंटरनल रिक्रूटमेंट हम करेंगे तो दो ही सोर्सेस होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के, या तो आप प्रमोशन कर दो या तो आप ट्रांसफर कर दो, तीसरा तो कोई
सोर्स है नहीं, खुद ही सोचो क्या तीसरा कोई सोर्स है? नहीं है। अब देखो इनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आ रहा है ट्रांसफर। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब डिपार्टमेंट और लोकेशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन रैंक, पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसफर क्या होता है बेटा कि आपने किसी एक एम्प्लॉय को एक जॉब से या फिर एक डिपार्टमेंट से या फिर किसी अदर लोकेशन से, एक ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि मान लो आपकी अपनी सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस है, मान लो 3 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस है, तो आपने एक एम्प्लॉय को अपनी किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। सेम पे है, सेम पावर, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम अथॉरिटीज, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर कहलाएगा। इट हेल्प्स बैलेंस मैन पावर नीड्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। एम्प्लॉयज बेनिफिट बाय लर्निंग न्यू स्किल्स एंड गेनिंग वेरिड वर्क एक्सपीरियंस। क्या होता है बेटा? ये जो होता है ना, बाहर का एम्प्लॉयमेंट भी इससे रुकता है। ये हेल्प करता है कि अगर आपको जैसे कि रैपिड कभी जरूरत पड़ जाती है, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कैंडिडेट्स हैं, जब एम्प्लॉयज हैं, तो हम बाहर से क्यों हायर करें, तो हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो समझ गए क्या होता है ट्रांसफर। इसके बाद दूसरा सोर्स आ रहा है हमारा प्रमोशन। अब या तो आप ट्रांसफर कर दो भाई, या फिर आप प्रमोशन करो। देखो प्रमोशन में क्या लिखा है? प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिवेटिंग एन एम्प्लॉय टू a higher post with more responsibilities, higher pay and greater status। मैम क्या होता है बेटा? एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जहां पर एम्प्लॉय को आप क्या करते हो? हायर पोस्ट पर एलिवेट कर देते हो। एलिवेट का क्या मतलब होता है? शिफ्ट कर देते हो, ठीक है। उसके पास क्या हो जाती है भाई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, पे भी उसका बढ़ जाता है और स्टेटस भी बढ़ जाता है बेटा। वो एज अ सुपीरियर ट्रीट होने लगता है। इट वर्क्स एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल टूल फॉर एम्प्लॉयज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स द कंपनी रिटेन टैलेंट एंड रिवॉर्ड लॉयल्टी। इसके दो फायदे भी होते हैं बेटा। देखो सबसे पहला तो एम्प्लॉयज में कंपटीशन बना रहता है, क्योंकि अगर आप इंटरनल ही रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं? मोटिवेशन के साथ, कंपैटिबिलिटी के साथ, कंपटीशन के साथ काम को पूरा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, मोटिवेशनल अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो हमारा भी प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है कि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, और कंपनी के पास ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। वही एम्प्लॉय है, इंटरव्यू हमने ले रखा है, एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से फैमिलियर भी है, तो वो काम भी अच्छे से करेगा, ठीक है। समझ गए अच्छी तरीके से? कितने टाइप से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं? या तो हम इंटरनली रिक्रूटमेंट करेंगे, या तो हम एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट करेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, या तो हम कैंडिडेट का प्रमोशन कर दें, या फिर हम एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दें। समझ गए? इसके बाद आएंगे हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। देखो इंटरनल जो सोर्सेस होते हैं, मतलब कि प्रमोशन और क्या? ट्रांसफर। प्रमोशन या ट्रांसफर करने के हमारे पास कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, तो हम उनको समझते हैं। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है बेटा इकोनॉमिकल। खर्चा नहीं आता। मैम क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय है, आप भी एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से जानते हो, एम्प्लॉय भी आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो भी फैमिलियर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, आपके अदर एम्प्लॉयज के साथ, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी कंफर्टेबली काम करेगा और आपका भी पैसा खर्च नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सारी चीजें आपकी भी बच जाएंगी। ना तो आपको ट्रेनिंग देनी है, ना ही आपको इंटरव्यू में, सिलेक्शन में, इन सारी चीजों में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेव्स एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट इफ द एम्प्लॉय इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल का क्या काम है बेटा? मैंने अभी बताया था। मोटिवेशनल का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो और ज्यादा कंपटीशन के साथ काम करते हैं और ज्यादा मोटिवेशनल होकर काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आगे चल के हमारा भी प्रमोशन होता है, उनको पता है। तो ये भी क्या होता है? एक बहुत अच्छा मेरिट होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट का, ठीक है। इसके बाद आएगा थर्ड, फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि फैमिलियर होता है जो आपका एम्प्लॉय है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, आपके एनवायरमेंट के साथ, आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनवायरमेंट है काम करने का, आपके एम्प्लॉयज के साथ सबसे बेटा फैमिलियर होता है, तो उसको भी कंफर्टेबल होने में प्रॉब्लम नहीं आती। इंटरनल एम्प्लॉयज आर वेल अवेयर ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज एंड वर्किंग स्टाइल। उसके बाद लास्ट है क्विक प्रोसेस। क्विक प्रोसेस का क्या मतलब होता है बेटा? या तो आपने ट्रांसफर किया या फिर प्रमोशन किया, तुम कुछ भी समझ लो, तो बेटा क्विक हो जाता है। ना तो आपको सिलेक्शन टेस्ट लेने, उससे सिलेक्शन प्रोसेस को भी फॉलो नहीं करना, ना तो आपने उसका कोई इंटरव्यू लेना है, ना तो आपकी कोई ट्रेनिंग कॉस्ट उस पर आएगी। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय इस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो आप क्विक डिसीजन ले लो। अगर आपको प्रमोशन देना है तो आप जल्दी से प्रमोशन देकर दूर करोगे। किसी दूसरी ब्रांच में मैनेजर की जरूरत है, एक ब्रांच में 2 मैनेजर है, तो भाई आप तुरंत ही क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे। तो बहुत ज्यादा क्विक होता है, टाइम
नहीं लगता, इसमें डिले नहीं होता। टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन इज रिड्यूस्ड एज द एम्प्लॉय ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स द जॉब। समझ गए क्या है मेरिट्स। इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस। मैम हम मेरिट्स तो समझ गए, अच्छाइयां क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट की, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए इंटरनल रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय क्यों हायर नहीं करना चाहिए। तो देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला आ रहा है बेटा लिमिटेड चॉइस। मैम क्या मतलब है बेटा, लिमिटेड चॉइस का मतलब होता है, देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज है वो अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, लिमिटेड उनके पास स्किल्स हैं, लिमिटेड उनकी लर्निंग्स हैं, तो क्या होता है चॉइस यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो भाई दुनिया में, कंट्री में तो एक से बढ़कर एक कैंडिडेट आपको मिलेंगे, एक से बढ़कर एक एम्प्लॉय आपको मिलेंगे, वहां तो बहुत ज्यादा वाइडर चॉइस होती है, आपको क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करोगे बेटा, इंटरनल रिक्रूटमेंट करोगे, तो वहां पे चॉइस थोड़ी सी लिमिटेड होती है और आपको उसी लिमिटेड चॉइस के साथ क्या करना पड़ता है, अपने काम को पूरा करना पड़ता है। द पूल ऑफ कैंडिडेट्स इज स्मॉल रिड्यूसिंग द चांस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिट। उसके बाद है नो न्यू आइडियाज, कोई भी न्यू आइडिया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्रेश आइडिया नहीं मिलेगा, फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बंदा जो आपने ट्रांसफर किया या फिर प्रमोशन किया है वो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसके वही आइडियाज है जो वो पहले भी उनसे काम कर चुका है, वही उसकी टेक्निक्स है जिससे वो हमेशा से काम करते चला आ रहा है। तो न्यू फ्रेश आइडिया, न्यू आइडिया आपको नहीं देखने को मिलेगा, उन्हीं मेथड से सामने वाला काम करेगा, ठीक है। तो न्यू आइडियाज का भी क्या होता है, लैक होता है। द ऑर्गेनाइजेशन माइट मिस आउट ऑन फ्रेश थिंकिंग एंड इनोवेटिव फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप बाहर से लेते हो बेटा तो फ्रेश आइडियाज मिलेंगे आपको, एक फ्रेश एम्प्लॉय मिलेगा, फ्रेश कैंडिडेट मिलेगा जिसको नई चीजों के बारे में पता होगा, आज क्या चल रहा है बाहर प्रैक्टिकल हो सकता है बहुत उससे ज्यादा अच्छी स्किल्स हो नए एम्प्लॉय के पास। समझ गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट। मैम क्या मतलब है बेटा, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। एम्प्लॉयज में लड़ाई झगड़ा कई बार हो जाता है। मैम क्यों हो जाता है बेटा, जब इंटरनली रिक्रूटमेंट होता है तो हमें लगता है कि कौन कैपेबल है, हम अपनी नजर से देखते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, हर एम्प्लॉय को लगता है नहीं इससे ज्यादा अच्छा काम तो मैं कर रहा हूँ। तो कई बार एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है कि काम तो मैं अच्छा कर रहा था इससे ज्यादा, फिर आपने प्रमोशन इसका कर दिया, ट्रांसफर किसी दूसरे को चाहिए था उस जगह पे, लेकिन हमें वो कैपेबल नहीं लगा, हमें दूसरा एम्प्लॉय कैपेबल लगा तो हमने उठा के दूसरे का ट्रांसफर कर दिया। तो लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रमोशंस में क्रिएट जेलसी और कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज। उसके बाद है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का क्या मतलब है बेटा, जब हम इंटरनली रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तब तक तो चलता है, लेकिन बेटा जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट का ओवर यूज करते हैं तो बाहर के जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके पास फ्रेश नॉलेज होती है, फ्रेश स्किल्स होती है, उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर ब्लॉकेज हो रहा होता है बेटा, वो अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अगर सारे ही ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रिक्रूटमेंट ही सिर्फ करने लगे तो बाहर के जो लोग हैं जिनके पास और ज्यादा अच्छी स्किल्स है, जो अच्छी डिग्री लेकर आए हैं, अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, फ्रेश आइडियाज है उनके पास, बेटा वो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका तो बहुत ज्यादा लॉस होता है ना। तो ये भी एक डीमेरिट है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। ओवर यूज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट में लेड टू करियर ब्लॉकेज फॉर अदर्स। बाहर के लोग भाई वो कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे। समझ गए। इसके बाद देखो इंटरनल समझ गए, देखो एक बार रिवाइज कर लो, फिर से भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या था, रिक्रूटमेंट, ठीक है, हम एलिमेंट पढ़ रहे थे तो जिसमें सबसे पहले क्या आया था, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या पढ़ा, हम दो टाइप से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं मैम, या तो इंटरनली कर ले या तो एक्सटर्नल कर ले। इंटरनली का क्या मतलब होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम रिक्रूटमेंट कर ले, और एक्सटर्नली का क्या मतलब होता है मैम, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई कैंडिडेट चूज करें, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, अब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे बेटा, तो उसके दो ही सोर्सेस होते हैं, या तो हम किसी बंदे का प्रमोशन कर दे या फिर उसका ट्रांसफर कर दे, तो हमारा काम हो जाएगा। तीसरा तो कोई सोर्स होता नहीं है, जिनको भी हम पढ़ाए हैं। उसके बाद मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिए। अब आ रही है मैम सेकेंड जो आप बोल रहे थे कि हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरीके से किया जाता है। देखो सबसे पहले समझो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता क्या है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहाँ है, जब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी कैंडिडेट को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे हायरिंग के लिए। दिस इन्वॉल्व्स हायरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सुटेबल व्हेन न्यू टैलेंट, फ्रेश आइडियाज और स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। क्या होता है बेटा, जब आपको फ्रेश आइडियाज चाहिए, फ्रेश नॉलेज चाहिए,
तो फिर यहाँ पर आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में भाई लिमिटेड चॉइस होती है, लिमिटेड ही उनके पास क्या होता है, स्किल्स होती है, डेवलपमेंट होता है, इतना ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मैम देखो, सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बेटा हमें यहाँ पर 9 से 10 सोर्सेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंटरनल में तो सिर्फ 2 ही सोर्सेस थे, या तो प्रमोशन या तो ट्रांसफर, लेकिन एक्सटर्नल में बहुत सारे सोर्सेस हैं, हम बाहर से कैंडिडेट बहुत सारे सोर्सेस है कहीं से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मैम क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा इजिएस्ट फॉर्म होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या होता है, सबसे पहली बात तो तुम ये समझो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कभी भी डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए नहीं होता कि भाई आपने एमबीए कर रखा है और आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे दे, नहीं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लोअर लेवल पर चलता है, जैसे कि वर्कर्स हो गए, प्यून हो गए, इन सब के लिए होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मैम समझ गए, लेकिन होता क्या है ये तो बताइए बेटा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, अब उसको वर्कर्स चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री के गेट पर ही क्या करेंगे, एक पोस्टर या फिर एक बैनर टाइप का लगा देंगे, जहां पर वो मेंशन कर देंगे कि भाई मुझे 10 वर्कर्स की जरूरत है। अगर आप समझते हो कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो, आप फिट हो इस वर्क के लिए, तो आप अंदर आइए और इंटरव्यू दीजिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्टली जॉब पर रख लिया जाएगा। इसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस होता, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बैनर लगा दिया भाई, लोग देखेंगे, खुद से आएंगे और खुद से अपना इंटरव्यू वगैरह देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इन दिस मेथड अ नोटिस इज पुट ऑन द कंपनीज नोटिस बोर्ड एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स डायरेक्टली वॉक इन टू अप्लाई। जो भी इंटरेस्टेड है वो खुद आएगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज फॉर फिलिंग लोअर लेवल वैकेंसी सच एज प्यून्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा। दिस मेथड इज क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, हाउएवर इट इज सुटेबल ओनली फॉर टेम्परेरी और अनस्किल्ड पोजीशंस। बेटा स्किल्ड पोजीशंस पे ये चीज काम नहीं करती, स्किल्ड पोजीशंस पर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। समझ गए क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? क्या करना है मैम, कुछ भी नहीं करना। हम क्या करेंगे, अपने नोटिस बोर्ड पर एक बोर्ड लगा देंगे, एक नोटिस लगा देंगे, एक बैनर लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे, जिसको पढ़कर लोग हमारे पास खुद आएंगे अपने काम को बताने के लिए कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। समझ गए क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? सबसे ज्यादा इजीएस्ट फॉर्म है बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा कैजुअल कॉलर्स। अब मैम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो हम समझ गए क्या होता है, ये बताइए ये कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? बेटा कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है, जैसे कि मान लो तुम्हें जरूरत थी 10 लोगों की, अब तुमने बोर्ड लगा दिया, तो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ 10 ही लोग आपके पास आएंगे, 20 भी आएंगे, 50 भी आएंगे, 15 भी आएंगे, होता है ना। तो कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है बेटा कि जितने लोग, अब जैसे देखो 20 लोग आ गए आपके पास, तो इंटरव्यू तो आप सबका लोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन बेस्ट है, कौन ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो क्या होता है बेटा, आपको चाहिए थे 10 लोग, ठीक है, 20 लोग आपके पास आ गए, आपने इंटरव्यू लिया 20 को, और आपको 12 लोग पसंद आ गए कि नहीं भाई चाहिए भले ही मुझे 10 है, लेकिन ये 12 मेरे लिए बेस्ट है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं हटाना चाहता, ये 12 मुझे पसंद आ गए। तो कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है बेटा कि उन 12 में से 10 को तो आप प्लेस कर दोगे, प्लेसमेंट दे दोगे अपनी जॉब के लिए कि हाँ भाई तुम फिक्स हो, या तो हो सकता है कि जो पहले आएंगे तुम उन्हें प्लेसमेंट कर दोगे क्योंकि भाई वो पहले आए हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से तुमने उनको तो प्लेसमेंट दे दी। अब बाकी बेटा जो 2 बचे, जिनको आप क्या कर रहे हो, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते, आप उनको क्या बोलोगे कि भाई देखो अभी तो हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हमारी फैक्ट्री में, जब भी हमारी कंपनी में कभी जरूरत होगी किसी वर्कर की या फिर किसी भी एम्प्लॉय की, तो हम सबसे पहले आपको कॉल करेंगे और कॉल करके आपसे बोल देंगे कि भाई अगर आप फ्री हो तो आओ और कल से ज्वाइन कर लो। मैम डायरेक्ट ज्वाइन क्यों कर ले? बेटा डायरेक्ट ज्वाइन इसलिए कर ले क्योंकि इंटरव्यू तो उनका हो चुका है, टाइम तो कंपनी उन पर लगा चुकी है। ठीक है, तो ये होते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का क्या मतलब होता है, वेटिंग लिस्ट होती है कंपनी के पास, उस वेटिंग लिस्ट में ऐसे एम्प्लॉइज का नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ लिखे होते हैं जिन पर कंपनी अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुकी होती है और जो कंपनी को बेस्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हाँ भाई कि ये हमारे जॉब के लिए सही है, सुटेबल। समझ गए? देखो क्या लिखा हुआ है, मैनी कंपनीज मेंटेन अ पाइल ऑफ जॉब सीकर्स हु सेंड देयर एप्लीकेशंस इवन विदाउट एन एडवर्टीजमेंट। व्हेनेवर अ वैकेंसी अराइजेस सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस फाइल आर कॉन्टेक्टेड। जब भी कभी वैकेंसी आती है बेटा, जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है किसी कैंडिडेट की, तो वो क्या करते हैं, इसी फाइल से
कॉन्टेक्ट करते हैं उन कैंडिडेट से। दिस सेव्स टाइम एंड मनी इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग जॉब एड्स, हाउएवर इट लिमिट्स द ऑर्गेनाइजेशंस रीच टू मोर डाइवर्स टैलेंट। अब इसका मैम नुकसान क्या है? बेटा इसका नुकसान ये होता है कि आपने पहले ही 2 लोग सेलेक्ट कर दिए। हो सकता था कि अगर आप उन 2 लोगों को ना बुलाते तो हो सकता है आपके पास और भी ज्यादा अच्छे 2 लोग आपको मिल जाते, और भी अच्छी स्किल्स के साथ, और भी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आपको लोग मिल जाते। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इसका नुकसान होता है। समझ गए क्या है कैजुअल कॉलर्स? इसके बाद आ रहा है हमारा थर्ड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी मैम हम समझ गए। कैजुअल कॉलर्स ये क्या है ये भी हम समझ गए। मैम एडवर्टीजमेंट समझाइए, एडवर्टीजमेंट क्या होता है? बेटा एडवर्टीजमेंट होता है रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टीजमेंट। जैसे कि हमने एड रन करवा दिए, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवा दिया, रेडियो पे बुलवा दिया, ठीक है, या फिर हमने पैम्पलेट्स बना के पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दी घर घर, या फिर हमने बैनर्स बनवा के लगवा दिए, किसी सिटी के अराउंड लगवा दिए। ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है। जब हम रिक्रूटमेंट के लिए एड रन करते हैं, एड रन का क्या मतलब होता है? मोबाइल या टीवी पे एड रन नहीं बोल रही मैं। एड रन का मतलब है कि आपने पैम्पलेट्स दे दिए, रेडियो पर बता दिया, कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया, बैनर लगवा दिए, तो वो क्या है, एडवर्टीजमेंट आता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, वैकेंसीज आर एडवर्टाइज थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का भी आजकल बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इट हेल्प्स रीच ए लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस, मेकिंग इट आइडियल फॉर हायरिंग प्रोफेशनल्स एंड मैनेजर्स। क्या होता है बेटा, ये चीजें लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करोगे तो वहां से कौन ही लोग गुजरेंगे, जिनका आना जाना होगा, जो सिटी के लोग होंगे, तो वहां पर क्या होती है, थोड़ी सी लिमिटेड चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा बहुत वाइडर चॉइस होती है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के थ्रू और एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू आपको यहाँ पर वाइडर चॉइस देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा लोग आपकी जॉब के बारे में जान पाते हैं, डाइवर्स ऑडियंस आपको मिल जाते हैं। इट अलाउज एप्लीकेंट्स टू गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब रोल एंड कंपनी, हाउएवर इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बेटा एक्सपेंसिव हो सकती है, नहीं होती है, एक्सपेंसिव भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो समझ गए एडवर्टीजमेंट क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, हमने एक पोस्टर लगा दिया, अब उसको लोग देखेंगे, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो खुद हमारे पास आएगा और हमसे बोलेगा कि हमें जॉब चाहिए। हम इजिली उसका इंटरव्यू लेंगे और उसको जॉब के लिए प्लेस कर देंगे। उसके बाद कैजुअल कॉलर्स क्या था, जो लोग जिनको हम हायर नहीं कर पाए हैं, भाई हमें जरूरत थी 10 लोगों की, आ गए हमारे पसंद 12 लोग, तो जो 2 लोग बचे थे उनको हमने अपनी वेटिंग लिस्ट में रख लिया कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी कभी वैकेंसी अराइज होगी, तो हम सबसे पहले आपको ही कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे बोलेंगे कि अगर आप फ्री हो तो आप आइए और ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमने अभी समझ लिया भाई। हम एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है, लोगों को बताना थ्रू बैनर्स, थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, ठीक है, थ्रू पैम्पलेट्स, थ्रू रेडियो, ये सारी चीजें ये किसमें आ जाती हैं, एडवर्टीजमेंट में। समझ गए। इसके बाद आ रही है हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसको अच्छे तरीके से समझना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा सोर्स होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। सबसे पहले तुम मीनिंग समझो क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या काम करता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक इंटरमीडियरी होता है। इंटरमीडियरी का क्या मतलब मैम, बेटा इसके कनेक्ट में स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसके कनेक्ट में अच्छी अच्छी कंपनीज भी होती है। मैम क्या मतलब है, मान लो कि आप एक कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी 12th भी कंप्लीट हो गई, जिसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई या फिर रनिंग है, अब आपको चाहिए एक जॉब, ठीक है, आप एक जॉब चाहते हो, तो क्या होता है, जो इंटरमीडियरी होती है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, वो आपसे क्या बोलती है कि आप ऐसा करो, आप अपना सीवी, अपना रिज्यूमे मुझे दे जाओ, जब भी मेरे पास कोई अच्छी जॉब ऑफर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वही वो कंपनी से भी कनेक्टेड होती है, तो कंपनी से क्या बोलती है कि आप, आपकी रिक्वायरमेंट, आपको किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, किस तरीके के एम्प्लॉय से आपको काम करवाना है, क्या स्किल्स हैं आपके, क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए, आप मेरे पास छोड़ जाओ, जब भी कोई एम्प्लॉय आएगा जो कि आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, एक इंटरमीडियरी होती है, एक कंपनी होती है जो कि स्टूडेंट से भी कनेक्टेड होती है और किससे, कंपनी से भी कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलवाने का काम करती है बेटा वो इंटरमीडियरी, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और दूसरा होता है बेटा प्लेसमेंट एजेंसी। सबसे पहले ये समझो, उसके बाद समझाती हूँ प्लेसमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट रन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मैच जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स। क्या होता है बेटा, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनको किनसे मिलवाती है, एम्प्लॉयर्स से मिलवाती है। कौन, employment exchange. These are helpful in recruiting clerical, technical and industrial workers. They are compulsory for some jobs.
under government rules. However, the quality of candidates may not always match expectations. हर बार बेटा expectations मैच नहीं करते क्वालिटी कैंडिडेट की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास क्या है, सिर्फ सीवी है, सिर्फ रिज्यूमे है, ना ही तो उसने कोई प्रैक्टिकल इंटरव्यू ले रखा है, ना ही उसके पास कोई पर्सनालिटी टेस्ट है, उसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ वो एक सीवी के बेसिस पर क्या होता है, कंपनीज को कैंडिडेट्स बताता है। समझ गए क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब मैंने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है और क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसी भी। मैम आपने अभी बोला था प्लेसमेंट एजेंसी क्या होता है। बेटा देखो, प्लेसमेंट एजेंसी का काम भी यही होता है। प्लेसमेंट एजेंसी भी इंटरमीडिएट होती है, ये भी स्टूडेंट्स को, मतलब कि जॉब सीकर्स को कंपनीज के साथ कनेक्ट करती है, जॉब सीकर्स को जॉब मिल जाती है, कंपनीज को एम्प्लॉय मिल जाता है। समझ गए। लेकिन होता क्या है, जब ये काम कोई गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है, तो कोई गवर्नमेंट कंपनी कर रही होती है बेटा, तो उसका हम बोल देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और अगर कोई प्राइवेट है, अब जैसे कि मैं इंटरमीडिएट हूँ, तो मैं तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं हूँ, मैं तो एक प्राइवेट एजेंसी हूँ, तो जब ये सारा काम प्राइवेट एजेंसी करेगी तो उसको हम बोल देते हैं प्लेसमेंट एजेंसी। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी काम दोनों का सेम होता है। समझ गए क्या है प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी काम कर रही है, और प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती है भाई, प्राइवेट एजेंसी काम कर रही है। ठीक है। इसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, बहुत ईजी है बेटा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कॉलेजेस, जैसे कि आपका भी शायद ड्रीम कॉलेज होगा बेटा, एसआरसीसी। ठीक है। क्यों होता है मैम ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी, क्यों हम पढ़ रहे हैं? अगर हम देखा जाए तो हम माना कि कुछ लोगों का मोटिव अलग होता है, उनको फेम चाहिए, उनको अलग लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन बेटा एट द एंड हमारा मोटिव होता है पैसा। ठीक है, मनी। तो एसआरसीसी क्यों चाहिए होती है लोगों को? क्योंकि उसमें प्लेसमेंट अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं बाहर से, अच्छी अच्छी बिग फोर फर्म्स से, वहां से हमारा प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसलिए हम एसआरसीसी क्या होती है, कई सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम कॉलेज होती है बेटा एसआरसीसी, आफ्टर कॉमर्स, आफ्टर 12th। ठीक है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट का यही मतलब है, सिंपल सा इजी से। अगर आपका भी ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी है तो आप काफी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, वो कंपनी, जो कंपनीज कॉलेजेस में जाकर, डायरेक्ट कॉलेजेस में जाकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करती है और वहां से रिक्रूटमेंट करती है। कॉलेजेस से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, वो देखती है न्यू कैंडिडेट्स है, फ्रेश कैंडिडेट्स है, अभी अपनी अपनी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, या फिर अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी किया है, बीकॉम पूरी की है, या फिर बीबीए एमबीए ये सारा कंप्लीट किया है। तो कंपनीज क्या समझती है कि हाँ इनके पास फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश स्किल्स है, फ्रेश नॉलेज है, तो वहां से जो रिक्रूटमेंट होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है। क्या है कैंपस रिक्रूटमेंट? कंपनीज विजिट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर सुटेबल जॉब्स। कंपनीज क्या करती है, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज को विजिट करती हैं और वहां पर जो कैंडिडेट्स को क्या करती है, सेलेक्ट करती हैं, वहां से हायरिंग जो करती हैं उसे हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स with updated knowledge. Campus placement saves training cost as the students are often job ready. However, it may not be effective for experienced positions. Experienced positions के लिए effective नहीं होता, क्योंकि वो तो भाई fresher graduates होते हैं, तो experience उनके पास नहीं होता। बहुत कम ही students के पास होगा जिन्होंने internship कर रखी है, या फिर कहीं पे थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑल्दो नहीं होते। समझ गए क्या है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके बाद हमारा आ रहा है रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। मैम क्या मतलब है? बेटा लिखे से ही समझ में आ रहा है। रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज है, आप उनसे पूछो, उनसे सलाह लो। जैसे कि मानो मेरे पास कोई 4 जनरल मैनेजर है, ठीक है। अब जो 4 जनरल मैनेजर है, मुझे 5वें जनरल मैनेजर की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, जो मेरे 4 जनरल मैनेजर ऑलरेडी मेरे पास है, मैं उनसे पूछूंगा कि आपके कोई कॉन्टेक्ट में, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन, कोई भी अगर आपके कॉन्टेक्ट में है जो कि अच्छी तरीके से काम कर सकता है, तो आप प्लीज मुझे रिकमेंड करो, तो मैं उसको अपनी जॉब के लिए हायर कर लूंगा। तो वो क्या होता है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। आपके जो एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज है, आप उनसे जब रिकमेंडेशन लेते हो बेटा, तो उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट थ्रू रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। क्या लिखा हुआ है, करंट एम्प्लॉयज सजेस्ट नेम ऑफ पीपल फ्रॉम द नेटवर्क्स फॉर जॉब ओपनिंग्स। इट हेल्प्स द कंपनी गेट ट्रस्टेड एंड प्री वेरीफाइड कैंडिडेट्स। ट्रस्टेड होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय ने नाम बताया है, वो अच्छी तरीके से जानता होगा, तभी तो अपनी कंपनी के लिए बताएगा।
ठीक है। दिस बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग रेफरल कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर इट कैन लेड टू फेवरेटिज्म एंड लैक ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी भी कम हो सकती है बेटा, और फेवरेटिज्म का क्या मतलब होता है कि आपने अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को कंपनी में रख लिया, तो ये भी बढ़ जाता है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है। समझ गए क्या है रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज। इसके बाद आ रहा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत इजी होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर समझते हो ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठेकेदार, है ना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी बोलती है कि भाई हम रोज रोज वर्कर्स ढूंढने जाए, रोज रोज लेबर्स ढूंढने जाए, हम ये नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, एक किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कि अब आपका काम है, आप ही को लेबर लेके आनी है, आप ही को ये सारा काम करवाना है, ठीक है। लेबर से आपको डील करना है, हमें बस अपना काम चाहिए, तो उसको क्या बोल देते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जो क्या करता है, लेबर को खुद लेकर आता है, खुद उसके साथ डील करता है, कंपनी का कोई भी हेडेक नहीं होता। कंपनीज में हायर अनस्किल्ड और सीजनल वर्कर्स थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स अ रेडी पूल ऑफ वर्कर्स एज पर द कंपनीज नीड। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग अर्जेंट और टेम्परेरी लेबर रिक्वायरमेंट्स, बट डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स में रिड्यूस कंट्रोल ओवर द वर्कर्स। वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल फिर नहीं होता, हमारा कंट्रोल किसके ऊपर है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। वर्कर्स को तो हमने हायर ही नहीं किया, तो हम कंट्रोल किस हिसाब से दिखाएंगे, उन पर नहीं दिखा सकते ना बेटा। हमारे कंट्रोल में कौन है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर है। आ गया समझ में क्या है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके बाद आ रहा है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। देखो अभी हमने एडवर्टीजमेंट जो पढ़ा था, वहां पर टेलीविजन पे हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था, रेडियो पे, मैगजीन्स में आर्टिकल्स छपवा दिए हमने, न्यूज़पेपर में दिलवा दिया, वो ये सारा एडवर्टीजमेंट था। एडवर्टाइजिंग थ्रू टेलीविजन क्या होता है कि हम टीवी पर एड्स दे रहे हैं। आजकल तो इतना नहीं चलता है, लेकिन पहले के टाइम पे होता था, क्योंकि पहले के टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते, तो लोग टीवी ज्यादा देखते थे। तो क्या करती थी कंपनीज को, जब कैंडिडेट्स की जरूरत होती थी बेटा, तो वो टीवी पर, टेलीविजन पे एड रन करवाती थी। नीचे एक स्क्रिप्ट टाइप की चलती रहती थी एड की, जहां से लोग देखते थे उस एड को, और जो भी इंटरेस्टेड होता था वो कांटेक्ट करता था। तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। सम लार्ज कंपनीज एडवर्टाइज जॉब ओपनिंग्स ऑन टीवी टू रीच मास ऑडियंसेस। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कंपनीज ब्रांड इमेज एंड अट्रैक्ट्स मोर एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, क्योंकि टीवी तो ओवर द कंट्री चल रही है, ना तो किसी सिटी में, ना तो किसी स्टेट में, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वाइडर लोग, बहुत ज्यादा मतलब लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। It is best suited when mass recruitment is needed, but this method is very expensive and not suitable for all organizations. सारे ही organizations के लिए suitable भी नहीं होती, और बेटा expensive भी होती है। इसके बाद आ रहा है हमारा वेब पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी हम इसको बोलते हैं। वेब पब्लिशिंग का क्या मतलब है, www.linkedin.com, www.naukri.com, ये सब क्या है, वेबसाइट्स के थ्रू। मैं अगर बोलूँ तो वेबसाइट्स के थ्रू जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, आजकल तो बहुत चलने लगे हैं, लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, और पता नहीं कितने सारे, तो इनके थ्रू जब रिक्रूटमेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जॉब्स आर पोस्टेड ऑन वेबसाइट्स लाइक naukri.com, लिंक्डइन और द कंपनीज करियर पोर्टल। कंपनी के करियर पोर्टल पे भी ये सारी चीजें हो सकती है। इट इज द मोस्ट मॉडर्न, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। बेटा पैसा भी नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता, बहुत मॉडर्न भी है, क्योंकि आजकल सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, घर पर बैठे ही सब काम कर रहे हैं, तो मॉडर्न भी है, फास्ट भी है। जिसको जरूरत है भाई वो घर से ही बैठे जल्दी से अप्लाई कर देगा, जल्दी से अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है। इट अलाउस 24/7 एक्सेस फॉर जॉब सीकर्स टू अप्लाई एंड ट्रैक एप्लीकेंट्स। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि नहीं आपको 9 से 12 बजे तक ही चेक करना है तभी आपको मिलेगा। 24/7 एक्सेस है। अगर आप रात में 2 बजे भी बैठकर अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो बेटा, तो आप 2 बजे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, अच्छी दिख रही है तो। लेकिन ऑफलाइन तो ऐसा नहीं होता ना, क्या 2 बजे आप किसी एडवर्टीजमेंट से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर कॉल करोगे कंपनी में, नहीं ना। कर भी दोगे तो कौन सा वो रिसीव होगा, समझ गए। However, shortlisting from a large number of applicants can be time consuming. Time consuming तो होता है, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा तो रिक्रूटर्स का सिलेक्शन सभी का तो नहीं होता। रिक्रूटर कौन होते हैं, जो इंटरेस्टेड है भाई, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं वो तो सिलेक्शन में पता चलता है, समझ गए। तो ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक लेंदी प्रोसेस होती है, समझ गए। इसके बाद मेरिट्स समझ लो और डीमेरिट समझ लो। वाइडर चॉइस होती है, चॉइस बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हमने पढ़ा था ना डीमेरिट्स में कि लिमिटेड चॉइस होती है। यहाँ पर ये मेरिट है बेटा कि वाइडर चॉइस होती है। इट ऑफर्स अ लार्ज एंड डाइवर्स पूल ऑफ कैंडिडेट्स हेल्पिंग द कंपनी फाइंड द बेस्ट मैच फॉर द जॉब, ठीक है। फ्रेश टैलेंट होता है, फ्रेश आइडियाज होते हैं। कहने का मतलब वहां पर जो हमने डीमेरिट्स में पढ़ा था, वहां जो नुकसान थे, यहाँ वो फायदे हैं, समझ गए।
फ्रेश टैलेंट होता है, फ्रेश आइडिया होता है, बाहर के लोग होते हैं। न्यू एम्प्लॉयज ब्रिंग मॉडर्न थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड एनर्जी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है फिल स्पेशलाइज्ड पोजीशंस। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज आइडियल फॉर हायरिंग एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स व्हेन नो इंटरनल कैंडिडेट इज सुटेबल। जब कोई भी इंटरनल कैंडिडेट बेटा सूट नहीं हो रहा है किसी प्रोफेशनल हायरिंग के लिए या फिर किसी एक्सपर्ट की पोजीशन पे आपको कोई चाहिए, तो वहां पर हमारी हेल्प करता है कौन? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्योंकि अगर अंदर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे कैंडिडेट को ढूंढने के लिए, एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कॉम्पिटिशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर हम काम अच्छे से नहीं करेंगे तो भाई बाहर से भी एम्प्लॉय आ सकता है। और वहीं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टोटली इंटरनल रिक्रूटमेंट पे डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को क्या लगता है कि ठीक है अगर थोड़ा बहुत नहीं भी करेंगे तो ये कहाँ ही जाएंगे, सबसे तो मैं फिर भी आगे हूँ तो मेरा ही प्रमोशन करेंगे। लेकिन अगर जब बाहर से हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो डर बना रहता है एम्प्लॉयज के अंदर, तो कॉम्पिटिटिवनेस भी बनी रहती है। इट कीप्स करंट एम्प्लॉयज मोटिवेटेड बाय मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है मैम? बेटा एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी, सब कुछ लगती है। इंटरनल में क्या होता है भाई, पहले से आप एम्प्लॉय को जानते हैं, एम्प्लॉय आपको जानता है, तो बस आपने सडन प्रमोशन कर दिया, सडन ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तो आप इंटरव्यू भी लोगे, सिलेक्शन प्रोसेस को भी फॉलो करोगे, है ना, सभी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और ट्रेनिंग दोगे, ये सब तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। इट इन्वॉल्व हाई कॉस्ट ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, एजेंसी फीस, इंटरव्यूज एंड ट्रेनिंग। टाइम कंज्यूमिंग होता है, अभी पढ़ा था हमने, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। द प्रोसेस टेक्स लॉन्गर ड्यू टू मल्टीपल स्टेप्स लाइक शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू एंड ऑन बोर्डिंग। समझ गए? इसके बाद थर्ड है एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है बेटा? आप वाइस प्रिंसिपल थे, इतने दिनों से काम करते चले आ रहे थे, अच्छा कि भाई प्रिंसिपल तो नेक्स्ट मैं ही बनूंगा। जब प्रिंसिपल के रिटायर होने की बात आई तो क्या किया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल बाहर से ले आए। आपको कितना मतलब डिससेटिस्फेक्शन होगा, आप कितने सालों से पता नहीं उस चीज का इंतजार कर रहे होगे कि कब प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम रिटायर होंगे तो मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, लेकिन वो चले और बाहर से ले आए, तो डिससेटिस्फेक्शन होता है एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा। एक्सिस्टिंग स्टाफ में फील ओवरलुक्ड इफ आउटसाइडर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज व्हिच कैन रिड्यूस मोटिवेशन। ठीक है, रिस्क ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन होता है। ठीक है, there is always a chance of hiring the wrong person due to unfamiliarity with the candidate's true potential। देखो हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम अच्छे से इंसान को समझ पाए, लेकिन अगर बिल्कुल ही इंसान तैयारी के साथ आया है कि नहीं मैं पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, तो फिर कभी कभी होता है, ये चांसेस होती है कि रॉन्ग सिलेक्शन हम कर लेते हैं। समझ गए? इसके बाद आ रहा है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। देखो सोर्स क्या होता है, इंटरनल में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को हायर करेंगे और एक्सटर्नल में आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बाहर से कैंडिडेट लेकर आएंगे। कॉस्ट इसमें लेस एक्सपेंसिव होता है बेटा, ना ही कोई एड कॉस्ट लगती है, ना ही कोई ट्रेनिंग कॉस्ट, ना ही कोई इंटरव्यू, ठीक है, ना टाइम, ठीक है, तो लेस एक्सपेंसिव होता है। और ये कॉस्टली होता है क्योंकि एजेंसीज भी अपना पैसा लेंगी, जो आपको स्टूडेंट से, जो आपको कैंडिडेट से मिलवाएंगी, आप इंटरव्यूज भी लोगे तो टाइम भी लगेगा और फिर ट्रेनिंग कॉस्ट भी लगेगी, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड, ये क्विकर होता है, इजियर होता है, क्विक भी होगा, सडन आप कर दोगे, और इजी भी होगा। ठीक है, यहाँ पर स्लो भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद इनोवेटिव और आइडिया, यहाँ पर लेस इनोवेटिव होता है क्योंकि वही सोच, वही मेथड्स, वही टेक्निक्स काम करने के, तो ये लोग लेस इनोवेटिव होते हैं। और यहाँ पर फ्रेश आइडिया आती है क्योंकि अपडेटेड ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, अपडेटेड नॉलेज के साथ, अपडेटेड स्किल्स के साथ लोग आएंगे, तो यहाँ पर फ्रेश आइडियाज वो लेकर आते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय मोटिवेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर मोरल जो होता है एम्प्लॉयज का बेटा वो बूस्ट होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रमोशन चांसेस है हमारे, हमें प्रमोशन मिलेगा अगर हम अच्छे से काम करेंगे। यहाँ थोड़ा सा लोअर मोरल होता है, क्यों? क्योंकि आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं, तो एम्प्लॉय सोचता है कि क्या ही भरोसा ऑर्गेनाइजेशन का, पता चला हमसे काम करवा लिया, हम पूरे साल से अच्छा काम करते चले आ रहे हैं, और जब प्रमोशन की बात आई तो वो बाहर से दूसरा एम्प्लॉय ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज थोड़ा कम होता है। तो समझ गए क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस में डिफरेंस। इसके बाद आएगा बेटा हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि आज है ट्यूसडे, हम थर्सडे को क्लास पार्ट थर्ड लगाएंगे स्टाफिंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्शन से। और थर्ड पार्ट में हमारा जो चैप्टर है
वो पूरा ही समाप्त हो जाएगा। छोटू सा है बस, सिलेक्शन में भी ज्यादा कुछ नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस हमें पढ़ना है और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार से रिवाइज कर लो सारा, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। जल्दी से देखो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हमने क्या पढ़ा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम इंटरनली करेंगे या तो हम एक्सटर्नल करेंगे। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम कोई एम्प्लॉय चूज कर देंगे, और एक्सटर्नल मतलब हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे कैंडिडेट को ढूंढने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। समझ गए। इंटरनल के अंदर दो सोर्सेस हैं, या तो आप कैंडिडेट का प्रमोशन कर दो या तो आप कैंडिडेट का ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो या तो प्रमोशन या तो ट्रांसफर, ये किसके सोर्सेस हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्सेस है। ठीक है, एक्सटर्नल में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं मैम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, उसके बाद एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हम दोनों को समझ गए। आज का काम आपका ये है, आप इसको बैठ के अच्छे से बढ़िया से रिवाइज करना। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको वहां पर क्लियर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।